अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, मैं फिर हाजिर हूँ। ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 21 इसी चैप्टर स्टाइकोमेट्री चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सही है। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। मुख्तलिफ अप्रोच है इसमें भी, तो हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगर मैं स्टार्ट ले लूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पहले समझ ले क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है कि अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है। पहली बात तो इसको जब आप हल करेंगे तो याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसके जब भी कंप्लीट कंबशन होता हो, कंप्लीट कंबशन, तो ये बात याद रखे, इससे फिर बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंप्लीट कंबशन हम कर ले तो उससे बनता है CO2, वाटर एंड एनर्जी। अब अगर ये तीन मेन चीजें हैं तो इनके मिकदार में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिकदार में, एनर्जी के मिकदार में कमी ज़्यादती आ सकती है विथ चेंजिंग दी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं पहले आपको ये समझाऊं। दूसरे एक बात ये, एक पता आपको ये हो, दूसरी बात ये है कि अगर हम इथेनॉल की बात करें, ठीक है, इथेनॉल आपको पता है ये कंपाउंड है। अगर हम इसके कंप्लीट कंबशन की बात करें तो इसको हम देते हैं ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है वो सीख के, वो ट्रिक ये है कि आपने यहाँ ऑक्सीजन अभी नहीं लिखना है कि 2, 3, 5 कितने मोल चाहिए। तो पहले आप क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे और उसके कार्बन को बैलेंस कर दें। तो इसमें कार्बन 2 है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। यहाँ 2 है तो कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। फिर यहाँ हाइड्रोजन 1 एंड 5, 6 है तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करें वाटर में। तो वाटर हम ऐसा लिखते हैं और अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, वहां 6 है तो यहां भी 3 लगाना पड़ेगा। तो 3, 2, 6। अब आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, यहां सीखे। अब आपने यहां मुकम्मल ऑक्सीजन काउंट करने हैं। तो अगर मैं यहां मुकम्मल ऑक्सीजन काउंट करूं तो 2, 2, 4 और ये 3, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे, 7 ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। तो जब यहाँ 7 है तो यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है। मेजॉरिटी स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट ये भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने ईटा के जो यहाँ केपी में अलाइड हेल्थ साइंस यानी MBBS और BDS के अलावा जो हेल्थ साइंसेज है, नर्सिंग है, रेडियोलॉजी है, BS रेडियोलॉजी, BS नर्सिंग, BS कार्डियोलॉजी भी है, इस किस्म के मुख्तलिफ जो अलाइड हेल्थ डिग्रीज है उसके टेस्ट में डाला था। और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं। पहले तो वो बैलेंस करना नहीं सीखते हैं, उनको पता ये नहीं होता है कि बैलेंस कैसे लिखूंगा। फिर अगर पता होता है तो फिर ये ऑक्सीजन भूल जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ ये गलतियाँ करते हैं, तो इनसे टाइम ज़्यादा लेते हैं और अक्सर गलत भी करते हैं। तो ये ऑक्सीजन आपके पास एक मौजूद है, तो मैं इसको काउंट करूंगा।
यहाँ टोटल 7 है, तो यहाँ एक हो गया, 6 रह गए। अब 6 ऑक्सीजन को टोटल लिखने हैं, तो मैं अगर यहाँ 3 लिखूं तो ऑक्सीजन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब 3 2 6 और ये 7, इधर भी 7 है। ये मेरे पास अब बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। यहां से मैं बात कर सकता हूं अब अमाउंट की। तो अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बहुत सिंपल है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड, तो बड़ा आसान है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसकी मिकदार, और इथेनॉल, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, और दोनों के ग्राम में रिलेशनशिप है। एक भी ग्राम में दिया है और अगले भी ग्राम में पूछा है, तो मेरे ख्याल में अब मुश्किल नहीं है। इथेनॉल का मोलर मास जो है वो अगर आप कैलकुलेट करें 12 2 24 और 5 और 6, तो ये हो गया 30 और ये 16, 46 ग्राम क्या चीज हो, इथेनॉल हो, 46 ग्राम इथेनॉल हो। ओके, अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन काउंट करें। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 2 32, 32 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मोल है, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना बनता है, 96। अगर 32 मल्टीप्लाइड बाय 6 आप जब करते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाय 6, सॉरी 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 जब आप करते हैं, तो अगर आप नहीं कर सकते हैं 32, तो आप 30 कर दें। 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 90 बनता है, और 2 आपने छोड़ दिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, तो 90 प्लस 6 96। तो ये आपके पास आ गया 96 ग्राम, या ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन में आपस में लिंक्ड है। अब अगर इनके बीच में ये है, तो आगे जाते हैं। ये कितना ग्राम दिया है, 0.46 ग्राम। तो अब तो आसान है ना पाकिस्तानियों, मैं अगर इसको 1 डिजिट और 2 डिजिट लेकर जा रहा हूं, तो वी विल हैव टू मूव दिस वन एज वेल अकॉर्डिंगली। तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे 0.46 ग्राम, और इसको भी बनाते हैं 0.96 ग्राम। तो अब आप देख ले प्यारे पाकिस्तानियों और हमारे पाकिस्तानियों, देख ले तो क्या है, यहां आपके पास ये वाला आपको दिया था और ये वाला आपसे डिमांड किया गया था। अब आंसर देख ले कौन सा वाला ठीक है। पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन 0.096 ग्राम है, गलत है। तीसरा ऑप्शन डज ग्रज गुडुज, ये वाला ठीक है। तो आपका जवाब पहले क्वेश्चन के लिए आ गया, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हौसला करना चाहिए, सीखना चाहिए। पहला मैं इसके बारे में बता दूं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपको कहता है कि अगर इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड के कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज्ड कर ले, द वॉल्यूम ऑफ Cl2 obtained at anode at STP। तो पहली बात तो ये है कि ये नेल्सन सेल चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप जो है उसको उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी चैप्टर के बाद पे हम स्टाइकोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइकोमेट्री ऐसा चैप्टर है कि आप किसी भी और चैप्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हिसाब किताब है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी उधर भी इन्वॉल्व है, क्वांटिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम उसमें भी डाल सकते हैं, इनऑर्गेनिक में भी, और यहाँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी। ओके, अब मैं थोड़ा सा ये समझा दूँ आपको मैं कैसे करूँगा इसको। बहुत आसान है, देखिए आपके पास अगर NaCl है, मैं अगर इसको 2 मोल लेता हूँ, तो सबसे पहले ये वाटर में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो जब ये डिसोसिएट होता है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन दे देते हैं। अब आपको पता है एट एनोड पे पूछा है, एनोड, तो ये जो क्लोरीन है ये एनोड पे जाएगा, एट एनोड, तो 2 क्लोरीन जाता है एनोड पे। कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। और ये भी आपको पता हो, एनाइन जो होगा वो एनोड को जाता है, एनाइन एनोड को जाता है, केटाइन केटोड को जाता है। तो जब ये एनाइन उधर गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है।
क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस से जीरो में आ जाता है, जीरो। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। ओके, अब यहां तक हमारी बात जो हमें रिएक्शन लिखने पड़ता है वो क्लियर है। अब मैंने इसको 2 मोल क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा? अगर मैं इनको 1 मोल लिखूं तो फिर यहां आपको थोड़ा समझाने में, ये मैं तो 2 नहीं लिख सकता हूं, फिर मैं यहां 1/2 लिखूंगा, 1/2 2, तो थोड़ा वो मुश्किल बन जाता है। तो आप अगर पहले ऐसा कर ले, इनको 1 ले ले, ये 1 1 ये 1, तो ये जब लिखते हैं तो तब आपको सोच आ जाएगा कि ये तो मैं अगर यहाँ 2 2 2 2 यहाँ 2 लिखूं तो बस बैलेंस, तो इसलिए मैंने 2 2 लिख दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है, अगर आप थोड़ा समझ ले, अगर इसके मिकदार मास में और इसके मिकदार वॉल्यूम में रिलेट कर दे, कोरिलेट कर दे, एक का वॉल्यूम और एक का मास, तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समझ ले। इसका मैं लेता हूं मास, इसका मैं लेता हूं वॉल्यूम। अब देखिए इधर इसका मोलर मास 2 मोल है, इसका मोलर मास है 58.5 ग्राम, और ये कितना मोल है, एक, तो इसका बनता है 22.4 DMQ। ये मैंने दोनों को आपस में रिलेट कर लिया, इनके बीच में रेशो है। अब आसान है, देखिए मैं अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दूं, मेरे पास तो 5.85 है, कम है, मैं 2 पे डिवाइड करूं, 2 पे डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 58.5 और ये आएगा 11.2। लेकिन मेरा मसला फिर भी हल नहीं है, वो 5.85 है, तो मैं अगर इसको इधर ले जाऊं, इसको भी इधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5.85 और ये बन जाएगा 1.12। तो ये मेरे पास डीएम क्यूब में आ गया, किस में आ गया, डीएम क्यूब में, और ये किस में आया है, ग्राम में। अब हमें ये दिया गया था, ये हमें दिया गया था और ये हमसे डिमांड था, लेकिन अगर आप थोड़ा सोच ले, वो मिलीलीटर और सेंटीमीटर में ऑप्शन है, तो आपको ये भी पता हो कि जब आप 1 डीएम क्यूब की बात करें तो वो 1000 ml के बराबर होता है, 1 डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 डीएम क्यूब 1000 ml के और 1 डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो मेरे पास जब ये 1.12 है, तो जब मैंने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या है, ये 0.3 डिजिट बैक ले जाऊंगा, बढ़ाऊंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1120 ml। ये मेरे पास ml में आ गया और यही मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में भी आएगा, क्योंकि मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये 1120 मिलीलीटर है, तो आप अभी जवाब ढूंढ ले, क्या ये 1120 है कि नहीं है। ये गलत है, भी गलत है, ये भी गलत है, तो मेरे पास जवाब कौन सा है, सी वाला। तो ये इस किस्म के हो सकता है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर पेपर में कहीं पे 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए, या 2 भी आ गए या 1 भी आ गया, तो अगर आप नहीं करते बाकी कोई लोग कर लेंगे, तो डेफिनेटली इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पहले ये समझ ले, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है, खासकर जो ईटा स्टूडेंट है, वो अगर सही ट्यूशंस पढ़ चुके हैं, सही टीचर से, और खुद भी मेहनत किया है, ठीक है। बाज लोग सिर्फ वैसे किस्से कहानी बताते हैं, बनाते हैं, और इतना आसान लेवल पे आ जाते हैं टीचिंग के कि उनके टॉपिक के असल जो कंसेप्ट है वो डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
तो ऐसी सिंपल टीचिंग भी नहीं है। हाँ, सिंपल अंदाज में टीच करो, लेकिन उसके अंदर जो कंसेप्ट है उसको लेकर जाओ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट थोड़ा सा तंग होंगे, डिस्टर्ब होंगे, लेकिन उनको रेगुलर बेस पे थोड़ा सा उनका टेस्ट दे दो केमिस्ट्री का, उनको समझा दो, फिर वो खुद आपके साथ जा सकते हैं। तो ओके, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे एमसीक्यूज हो तो फिर वो स्टूडेंट जिसने बहुत आसान आसान पढ़ा होता है, जिसको आसान आसान पढ़ाया गया है, जिनको समझाया नहीं है सिर्फ पढ़ाया है, तो वो फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, टीचर का काम ये नहीं है कि पढ़ा दे, टीचर का काम है कि समझा दे, और स्टूडेंट का काम ये है कि वो सिर्फ पढ़े ना, बल्कि सीख ले। तो सोच बदलना चाहिए, सीखने का सोच और सिखाने का सोच हो, तो फिर ये पार्टनरशिप थोड़ा सा आगे जाए तो ये कामयाब होता है। ठीक है, तो मैं इस पे बात करता हूँ। यूरिया, यूरिया मॉलिक्यूल्स एंड 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन व्हेन द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.1। तो पहली बात मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अगर 1 मोलर हो, 1 मोलर सोल्यूशन हो, तो यहां सीख ले 1 मोल सॉल्यूट होगा और कितने सॉल्यूशन में होना चाहिए? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 1 डीम क्यूब, इधर भी मैं लिख चुका हूं, 1 डीम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब अगर 1 मोल हो, अगर 1 मोल हो तो फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दूसरी बात यह है कि सॉल्यूट है कौन? सॉल्यूट है यूरिया। ठीक है, अगर यूरिया का 1 मोल हो, कितने में हो? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो फिर इस सोल्यूशन को हम कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन। अब 1 मोल जब हो तो आपको यह भी पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो मैं कह सकता हूं 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हो। अच्छा, इतने अच्छा, एक बात और बताता हूं, लेकिन मोलैरिटी, चलो मैं पहले ये नहीं लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं, इतने मॉलिक्यूल्स है, कितने में है? 1 मोलर सोल्यूशन जब हो, 1 मोलर हो सोल्यूशन, यानी अगर 1 मोल सोल्यूट हो तो इसमें इतने मॉलिक्यूल होते हैं, और ऐसे सोल्यूशन को हम, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? 1 मोलर। अब अगर आप देखें, ये 1 मोलर नहीं है सोल्यूशन, 0.1 है, तो मैं अगर इनको इधर लेकर जा रहा हूं तो फिर आप समझ लें ये मॉलिक्यूल होंगे या कम होंगे? डेफिनेटली कम होंगे। तो कैसे कम होंगे? ये 10 पे डिवाइड हो गया तो ये भी 10 पे डिवाइड होगा, तो जब ये 10 पे डिवाइड करूं तो 6.023 10 पावर, ये क्या हो जाएगा? 22 मॉलिक्यूल्स। और फिर इसके मोलैरिटी कितने हैं? 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर है। ओके, इसका यह भी मतलब हुआ कि इतने मॉलिक्यूल्स जैसे पहले थे, इतने मॉलिक्यूल्स, ये मोल्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब में थे। अब मैंने इस मोलैरिटी को, वॉल्यूम सॉल्यूट की जो मिकदार है उसको कम कर दिया, इतने मॉलिक्यूल कर दिए, तो मोलैरिटी भी कम हो गई। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 0.023 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स है। कितने में है? ये है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। यहां से बस आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 10 पावर 23 होता तो 1 मोल होता, 1 मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ये 1 मोलर सोल्यूशन होता। लेकिन ये मैंने 10 पे डिवाइड किया, इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मोलैरिटी मेरे पास 1 नहीं है, 0.1 है, तो मॉलिक्यूल कम कर दिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम वही है। इसका क्या मतलब हुआ? कंसंट्रेशन कम कर दिया। ओके, अब बात करते हैं, क्या आपके पास यहां है
आपको कहते हैं कि अगर 250 सेंटीमीटर क्यूब हो, कितना हो 250, तो मैं जब इसको कम करता हूं, एक मरतबा 500 बना लूं, मैंने हाफ कर दिया, तो मैं इसको भी हाफ करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब मैं हाफ करता हूं तो ये 3.023 10 पावर 22 मॉलिक्यूल। फिर हाफ करता हूं तो ये 250, तो ये भी हाफ करता हूं तो ये आ जाएगा 1.5 10 पावर 22 मॉलिक्यूल। ये अब देखो, ये हमें दिया गया था और ये हमसे डिमांड था, तो हमारा आंसर अब ढूंढ ले। ये फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 10 पावर 23, ये गलत है, 23 है। 1.5 10 पावर 22, यस ये मैच कर रहा है। थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, तो आपका करेक्ट जवाब कौन सा है, ये वाला आपका जवाब है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना नहीं है अगर आप समझते हैं। मैं फिर से थोड़ा रिवाइज करता हूं। ये है 0.1 मोल, मोलर सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन होता 1 मोलर, अगर सोल्यूशन होता 1 मोलर, तो उसका मतलब होता है 1 मोल है 1 डीम क्यूब में, 1 मोल है 1 डीम क्यूब में। और डीम क्यूब क्या होता है, डीम क्यूब मीन 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1000 डीम क्यूब में। लेकिन आपको पता है कि ये सॉल्यूशन 1 मोलर नहीं है, ये 0.1 है। इसका मतलब होता है कि मैं इसको कम करूंगा, उसको कम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन का मिकदार पर डीम क्यूब होता है ना, लेकिन कंसंट्रेशन का मैं यानी थोड़ा सा कम डाला है सॉल्यूट। तो आपको ये यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर मैं इसको कम कर लेता हूं 1 मोल में, तो आपको पता है आयोगेड्रो नंबर बराबर होते हैं, लेकिन जब मैं इसको कम करता हूं 0.1 मोल के बात करता हूं, तो ये 10 टाइम कम करूंगा। देखो अगर ये 1 होता और ये 0.1, तो इसमें कितना फर्क है, 10 टाइम फर्क है। ठीक है, अब इसको मैंने 10 टाइम कम कर दिया, तो ये 0.1 मोलर हो गया। यहां से 0.1 मोलर कितने के बराबर होता है, यानी इतने मोल, इतने मॉलिक्यूल और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो बस यहां से फिर आप आगे आसानी होती है। आप इतने मॉलिक्यूल ले लें 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, क्या ये 1 मोल है या मोल से कम है, डेफिनेटली ये मोल से कम है। अगर आप इनको मोल में कन्वर्ट करते हैं, देखो इनको आयोगेड्रो नंबर पे डिवाइड करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू मोल। तो आपके पास 22 है, यहां 23 होगा, तो जब आप डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, 0.1 मोल है किसमें, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो मोलिरिटी कितने हो गई, 0.1। अब यहां से मैं हाफ करता हूं, तो ये भी हाफ करता हूं, कम करता हूं, तो मेरे पास जवाब आ जाता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इनको बार बार रिवाइज कर दे, पढ़ ले तो आप समझेंगे। ओके, थैंक यू।